नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। एल्डर्समैन शब्द सुर्खियों में। एल्डर्समैन की नियुक्ति को लेकर एक नया विवाद। उपराज्यपाल पर लगे मानदंडों के उल्लंघन के आरोप। बना मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका। मकसद है फाउल ब्रूड बीमारी पर रोक। मधुमक्खियां हैं मानव खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी। जम्मू कश्मीर में बनेगा ग्राम रक्षा गार्ड। मिलेंगे आम नागरिकों को हथियार। मकसद है आतंकवादियों से सुरक्षा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अगर इस बुलेटिन को आप पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। हाल ही में एल्डर्समैन शब्द सुर्खियों में आया है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 10 एल्डरमैन को मनोनीत किया है। इन्हीं एल्डरमैन्स की नियुक्ति को लेकर एक नया विवाद पैदा हो गया है। चलिए इस खबर के जरिए जानते हैं एल्डरमैन्स क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, मौजूदा विवाद क्या है और राज्य व्यवस्था में यह शब्द कहां से आया है, साथ ही अन्य देशों में एल्डरमैन्स का पद का क्या महत्व है। एल्डरमैन एक नगर परिषद या नगर पालिका निकाय के एक सदस्य को कहा जाता है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार 25 वर्ष से अधिक आयु के 10 लोगों को प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा निगम में मनोनीत किया जा सकता है। इन लोगों से नगर पालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव की अपेक्षा की जाती है। ये सार्वजनिक महत्व के निर्णय लेने में सदन की सहायता करते हैं। एल्डरमैन्स की अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से जिम्मेदारियां दी जाती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली में नगर निगम चुनाव हुए थे। हालांकि मेयर या महापौर का चुनाव शुक्रवार को होना है। ऐसे में चुनाव के ठीक पहले उपराज्यपाल के द्वारा एल्डरमैन का नामांकन करना विवाद में आ गया है। हालांकि एल्डरमैन को महापौर चुनावों में वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी एल्डरमैन्स महत्वपूर्ण शक्ति रखते हैं और स्थायी समिति के चुनाव, एमसीडी इन हाउस और वार्ड समिति की बैठकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि एल्डरमैन्स की नियुक्ति से संबंधित विवाद के पहलू क्या हैं। मौजूदा विवाद के 2 पहलू हैं। पहला पहलू मनोनीत लोगों के संबंध में है। उपराज्यपाल को सिफारिशें भेजे जाने के बाद 10 में से 2 उम्मीदवार एल्डरमैन पद के लिए तकनीकी रूप से अयोग्य पाए गए। आरोप लगा है कि एलजी ने चुनाव में हारी हुई पार्टी के 10 सदस्यों को एल्डरमैन के रूप में चुनने में प्रतिक्रियात्मक मानदंडों का उल्लंघन किया है। दूसरा, उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति को कई लोग चुनाव में हार के बावजूद नगर निगम में सत्ता का प्रयोग जारी रखने की विपक्षी पार्टी के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि एल्डरमैन शब्द राज्य व्यवस्था में कैसे आया। एल्डरमैन शब्द का ओरिजिन काफी पुराना है। एल्डोरमोन या एल्डोरमोन शब्द को मूल रूप से एक कबीले या जनजाति के बुजुर्गों के लिए उपयोग किया जाता था। हालांकि जल्द ही यह राजा के वायसराय के लिए एक शब्द बन गया। इसके बाद एक काउंटी के मुख्य मजिस्ट्रेट को भी एल्डरमोन कहा जाने लगा, जिसके पास नागरिक और सैन्य दोनों शक्तियां होती थीं। 12वीं शताब्दी में जैसे जैसे स्थानीय प्रशासन का चलन बढ़ता गया, वैसे वैसे इस शब्द का इस्तेमाल नगर निकायों के अधिकारियों के लिए किया जाने लगा। तब से लेकर आज तक इस शब्द का यही अर्थ चलता हुआ आ रहा है। अब हम समझते हैं कि दुनिया के अन्य देशों में एल्डरमैन पद का क्या महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। 19वीं सदी तक ब्रिटेन में एल्डरमैन की कोई एक भूमिका या परिभाषा नहीं थी। नगर सुधार अधिनियम 1835 के तहत नगर पालिका नगर निगमों में पार्षद और एल्डरमैन दोनों शामिल होते थे। एल्डरमैन को मतदाताओं द्वारा नहीं बल्कि परिषद द्वारा 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता था। ब्रिटेन में 1974 से प्रभावी रूप से एल्डरमैन का मतदान का अधिकार खत्म कर दिया गया है। वहीं अमेरिका में एक एल्डरमैन विधायी या न्यायिक स्थानीय सरकार का हिस्सा हो सकता है। साथ ही एक बोर्ड ऑफ एल्डरमैन संयुक्त राज्य अमेरिका के कई शहरों और कस्बों का शासी कार्यकारी या विधायी निकाय भी होता है। कनाडा में एल्डरमैन शब्द का इस्तेमाल वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले पार्षदों के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में एल्डरमैन की अवधि और विशिष्ट पद को समाप्त कर दिया गया है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में एल्डरमैन शब्द नगर पालिका परिषदों के विशिष्ट सदस्यों को संदर्भित करता है। हाल ही में मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीका बनाया गया है। कुछ समय पहले ही अमेरिकी सरकार द्वारा इस टीके को उपयोग के लिए अप्रूव कर दिया गया है।
इस टीके को अमेरिकी बायोटेक कंपनी डॉलन एनिमल हेल्थ द्वारा बनाया गया है। वैक्सीन को बनाने का मकसद मधुमक्खियों को होने वाले फाउल ब्रूड बीमारी पर रोक लगाना है। आपको बता दें कि फाउल ब्रूड जीवाणु पेनिबैलिसिस लार्वा के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है जो मधुमक्खियों के छत्ते को कमजोर या नष्ट कर सकती है। इससे पहले इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। फाउल ब्रूड बीमारी होने के बाद मधुमक्खी पालक को संक्रामित कॉलोनियों को नष्ट करने और आग से जलाने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं बचता था। कुछ मामलों में रोग के आगे प्रसार को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स देने की आवश्यकता होती थी। आपको बता दें कि मधुमक्खियां पारिस्थितिकी तंत्र और मानव खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये परागण का कार्य करती हैं और पौधों की कई प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन निवास स्थान के नुकसान, कीटनाशकों के उपयोग और जलवायु संकट के कारण कई जंगली मधुमक्खियों की प्रजातियां खतरे में हैं। अब अंतरिक्ष सुरक्षा से संबंधित एक खबर पर चर्चा करेंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर के ऊपरी डांगरी गांव में 2 दिनों में आतंकवादियों द्वारा 6 लोगों की हत्या हुई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मांग की कि उन्हें हमलावरों से निपटने के लिए हथियार उपलब्ध कराए जाएं। इस पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आश्वासन दिया है कि जहां भी डोडा जिले की तरह एक ग्राम रक्षा समिति यानी VDC बनाई जाएगी। चलिए अब समझते हैं VDC क्या है। VDC का गठन पहली बार 1990 में दशक के मध्य में तत्कालीन डोडा जिले में आतंकवादी हमलों के खिलाफ एक हथियारबंद दस्ते के रूप में किया गया था। दरअसल 1993 में किश्तवाड़ में 13 लोगों के नरसंहार के बाद पहली बार नागरिक आबादी को हथियार देने की मांग उठी। जैसे जैसे हत्याएं बढ़ती गईं, गांव से आसपास के शहरों में हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ। आतंकवाद और पलायन को रोकने के लिए 1995 में गृह मंत्रालय ने BDC स्थापित करने का फैसला किया। तत्कालीन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दूरस्थ पहाड़ी गांवों के निवासियों को हथियार प्रदान करने और उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियारों का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया था। इस निर्णय से स्थानीय स्तर पर उग्रवादियों के खिलाफ लड़ाई में VDC को कई सफलता भी मिली थी। हालांकि अब VDCs का नाम बदलकर ग्राम रक्षा गार्ड यानी VDG कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में VDG स्थापित करने की नई योजना को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल मार्च में मंजूरी दी थी। VDC सदस्य की तरह प्रत्येक VDG को एक बंदूक और 100 राउंड का गोला बारूद प्रदान किया जाएगा। नई योजना के तहत VDG का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 4,500 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि अन्य को 4,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। VDG पर नियंत्रण की बात करें तो VDG संबंधित जिले के SP, SSP के निर्देशन में काम करेंगे। हाल ही में उत्तराखंड का जोशीमठ सुर्खियों में आया है। जोशीमठ विकास बनाम पर्यावरण की लड़ाई का एक मैदान बन चुका है। स्थिति इतनी गंभीर है कि 6,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ के डूबने की बात हो रही है। जोशीमठ से लगातार भूस्खलन और जमीन धंसने के मामले सामने आ रहे हैं। जमीन धंसने की वजह से शहर के कई मकानों में दरारें आ गई हैं। मकानों में दरारें आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस कारण से स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों की मांग है कि शहर में तत्काल NTPC के तपोवन प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने जल विद्युत परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य और सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए जा रहे हेलंग बाईपास पर भी रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले साल सरकार द्वारा एक टीम भी गठित की गई थी। टीम में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ऑफ IIT रुड़की के विशेषज्ञ समेत अन्य पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल थे। टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 6,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित जोशीमठ के बड़े हिस्से डूब रहे हैं। जोशीमठ के डूबने का कारण बताया गया है कि जोशीमठ अस्थिर नींव पर बनाया गया था। यह भी कहा जा रहा है कि खराब जल निकासी प्रणाली और नदियों द्वारा कटाव ने पिछले कुछ वर्षों में स्थिति को जटिल बना दिया है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि शहर में कुछ हिस्सों में निर्माण रोक दिया जाए। इसने शहर के लिए एक प्रभावी जल निकासी और सीवेज योजना तैयार करने के अलावा विनियमित विकास और प्रभावित क्षेत्रों की निरंतर निगरानी जैसे कदमों की सिफारिश भी की। गौरतलब है, जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली जिले में एक शहर है। इसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। जोशीमठ उत्तरी मठ है, जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक है। अन्य मठ श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका में हैं। आइए अब बात करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की।
पहला प्रश्न है, ग्राम रक्षा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आतंकवाद और पलायन को रोकने के लिए 1995 में गृह मंत्रालय ने वीडीसी स्थापित करने का फैसला किया था। जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में वीडीजी स्थापित करने की नई योजनाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2014 में मंजूरी दी थी। वीडीजी का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 4,500 रुपए का भुगतान किया जाएगा, जबकि अन्य को 4,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे और वीडीजी उपराज्यपाल के निर्देशन में काम करेंगे। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 2 या फिर केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के लिए बनाए गए दुनिया के पहले टीके से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह टीका ब्रिटेन द्वारा विकसित किया गया है। इस वैक्सीन को बनाने का मकसद मधुमक्खियों को होने वाले फाउल ब्रूड बीमारी पर रोक लगाना है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। आइए अब बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की और जानते हैं उनके उत्तर। भारत में काला आजार से अधिकांश मामले निम्नलिखित में से किन राज्यों में देखने को मिलते हैं? झारखंड, बिहार, केरल या फिर गोवा। नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग कीजिए और अपना विकल्प चुनिए। केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक सांविधिक संस्था है। इंडियन साइंस कांग्रेस की थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट रखी गई है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात करेंगे हफ्ते भर के तमाम सारे बुलेटिन के कंपाइलेशंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।